हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में एक बिल प्रोड्यूस किया था, 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। उस बिल के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे उसके प्रोविजंस क्या है, अगर वो प्रोविजंस एथिकल है या नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वो प्रोविजंस अनएथिकल है तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स है या नहीं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये है अमित शाह जी, इन्होंने किया था बिल प्रोड्यूस। बिल के प्रोविजंस क्या है, कहता है कि मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, इफ ही और शी रिमेन्स इन अ जेल फॉर 30 consecutive days, वो अपनी मिनिस्टरशिप गवा बैठेंगे। दिस वॉट द मेन प्रोविजन ऑफ द बिल इज, और दिस इज वॉट द पर्पज ऑफ द बिल इज। सेकेंड प्रोविजन इन्होंने डिटेल प्रोसीजर बताई है, रिमूवल हुआ कैसे। मान लीजिए अरेस्ट हो गया, अरेस्ट किस लिए हो गया, सीरियस ऑफेंस के लिए। सीरियस ऑफेंसेस मतलब कौन से, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सजा का प्रावधान है 5 साल या फिर उससे ज्यादा। मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में हमारे मिनिस्टर साहब हो गए अरेस्ट, तो 30वें दिन उनको पूछा जाएगा, सर एंड मैडम, वुड यू लाइक टू रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। हाँ कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। ना कह दिया तो 31st डे में दे विल ऑटोमेटिकली लूज देयर मिनिस्टरशिप। अगर सेंट्रल मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट मैम ऑर्डर इशू करेंगे। स्टेट में अगर कोई मिनिस्टर है तो रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर्स है वो ऑर्डर इशू करेंगे। सो दीज आर द प्रोविजंस। क्या ये प्रोविजंस एथिकल है? प्राइमा फेशिये इट अपीयर्स यस। क्यों? क्योंकि इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है, पॉलिटिकल क्लींजिंग। एडीआर का डेटा है 46% ऑफ लोकसभा एमपी आर फेसिंग सीवियर हाइनस क्रिमिनल चार्जेस। अगर अगर लॉ मेकर ही लॉ ब्रेकर है तो क्या लॉ हम अपहोल्ड कर पाएंगे? तो रूल ऑफ लॉ तो चला जाएगा। तो पॉलिटिकल क्लींजिंग के लिए ये बिल बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसलिए ये एथिकल है। सेकंड है, इम्पार्शियलिटी प्रमोट करता है बिल। कैसे? कोई मिनिस्टर है, उसके पास उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, उसके पास एक्सेस होता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बॉसेस का। अगर उसके खिलाफ ही कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो कांट कैन बी से क्या वो अपने मिनिस्टरियल पावर यूज करके इन्वेस्टिगेशन में हिंड्रेंसेस लाएगा, कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। इन दैट सिचुएशन पार्शियलिटी आ जाएगी। इन दैट सिचुएशन हम कह नहीं सकते कि वो एथिकल मिनिस्टर है। बट जो कि ये बिल लाया जा रहा है उसकी वजह से 38 में मिनिस्टर साहब अपनी मिनिस्टर पावर गवा चुके होंगे। इन दैट सिचुएशन वी कैन इंश्योर इम्पार्शियलिटी इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज गुड गवर्नेंस इंश्योर होगा। क्यों? क्योंकि पावरफुल लोग उनको मिनिस्टरियल ऑफिस से निकाला जाएगा। अब जो हमें गवर्न करेंगे वो अगर ऐसे क्रिमिनल्स हैं तो गुड गवर्नेंस कभी हो ही नहीं सकता। 130 नंबर के बिल की वजह से हम ऐसे क्रिमिनल्स को ऑफिस से निकाल देंगे, मतलब गुड गवर्नेंस इंश्योर करेंगे। दिस इज व्हाई वी कैन से कि ये बिल एथिकल है, राइट? अब क्या उसमें कुछ अनएथिकल चीजें हैं? जी बिल्कुल, उनमें अनएथिकल चीजें उसकी वजह से ही तो इतना सारा बवाल हो चुका है। जो कि एथिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हो गए वो भी एथिक्स के इर्द गिर्द में ही हो गए। ये GS2 का पेपर तो है ही नहीं, हम GS4 के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इसमें। इसलिए देखेंगे कि अनएथिकल एंगल्स कौन से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट वायलेट्स मॉन्टेस्क्यू। कैसे? मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर बताया था, कहा था कि देयर शैल बी सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर्स। ओके, इसमें 138 बिल में जो एग्जीक्यूटिव है उन्होंने जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर इन तीनों के पावर ले लिए। क्यों? क्योंकि जो जस्टिस का काम है, जो किसी को सजा देने का काम है, वो होता है हमारे जुडिशरी का। बट इस बिल की वजह से एग्जीक्यूटिव्स के पास वो पावर चले जाएगा। प्रेसिडेंट 31वें दिन मिनिस्टर को निकाल देंगे। मॉन्टेस्क्यू हो जा रहे हैं वो अलग। एट द सेम टाइम आर्टिकल 50 of the Constitution of India also says that there should be separation of power between executives and judiciary. So यहाँ constitutional morality भी violate हो रही है।
फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकेंड, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल में बताया गया है कि पीएम विल ऑल्सो बी फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ दिस बिल। मतलब पीएम को अगर 30 दिन के लिए या फिर उससे ज़्यादा अरेस्ट किया जाए गया अरेस्ट किया गया, तो ही ऑल्सो विल स्टैंड टू लूज हिज मिनिस्टरशिप। बट इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। क्यों? क्योंकि पीएम इज द अल्टीमेट बॉस ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। ये कार्टून वही दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ मोदी जी स्मर्कली देख रहे हैं कि दिस बिल इज नॉट अप्लीकेबल टू मी। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड, लॉस ऑफ एफिशिएंसी। कैसे? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि आरपीए है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, या फिर पीएमएल है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इन तीनों में तो यही प्रावधान किया है, अगर कोई मिनिस्टर या फिर पॉलिटिकल लीडर 2 साल या फिर उससे ज़्यादा 2 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए कन्विक्ट हो चुके हैं, तो ही और शी स्टैंड टू लूज हिज मिनिस्टरशिप। अगर ये ऑलरेडी प्रोविजन किए हैं, तो व्हाई द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट? फोर्थ पॉइंट है, ये अनफेयर है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्शन का मैनिपुलेशन पॉसिबल है। कैसे? द political party in the center will try to target the opposition ruling states। कैसे? दिल्ली की केस स्टडी के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट राइट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बट हाँ, ये पॉइंट आप जरूर लिख सकते हैं कि इलेक्शन का मैनिपुलेशन इज पॉसिबल। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं दिल्ली की केस स्टडी देता हूँ। सेफोलॉजिस्ट या फिर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट कहते हैं कि केजरीवाल साहब के अरेस्ट होने के बाद ही लोगों के मन में ये श्योर हो गया कि वो उन्होंने क्राइम किया है, उन्होंने करप्शन किया है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ हमारे पास लगा नहीं। मतलब दे आर मेयर एक्यूजेशंस। एक्यूजेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना दिल्ली स्टेट खो दिया। सेफोलॉजिस्ट कहते हैं बीजेपी दिल्ली जीत पाई ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इसकी वजह से वी कैन से कि इलेक्शन में मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिफ्थ पॉइंट, इनजस्टिस। कैसे? हमारा जुडिशियल प्रिंसिपल क्या है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे तो मेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजेशन कन्विक्शन हुआ नहीं है। मेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजेशन मिनिस्टर साहब की चेयर चली जा रही है। फिफ्थ पॉइंट, डिसरिस्पेक्ट फॉर फेडरल ऑटोनॉमी। कैसे? मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में स्टेट के एक मिनिस्टर है जिन्होंने करप्शन किया, तो उनको निकालने का जो जिम्मेदारी होती है या फिर निकालने का पावर होता है, वो होता है सीएम के पास। सीएम रेकमेंड करते हैं गवर्नर साहब को और गवर्नर साहब उनको निकाल देते हैं। बट जो कि 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा आ रहा है, उसमें प्रोविजन की है कि 38 दिन में, सॉरी 31वें दिन, दैट पर्सन विल स्टैंड टू लूज हिज मिनिस्टरशिप। तो जो राइट था सीएम साहब का वो तो चला गया। मतलब आप हमारे फेडरलिज्म के अगेंस्ट हो। मतलब फेडरल ऑटोनॉमी यहाँ रिस्पेक्ट की नहीं जा रही है। इजंट इट काइंड ऑफ सुपर इमरजेंसी जो हमने 1975 में देखी तो नहीं, हालांकि हम थे नहीं तब, पर हाँ हमने पढ़ी है, उसके बारे में सुना है। सो फेडरल ऑटोनॉमी इज अंडर डेंजर बिकॉज ऑफ दिस बिल। ट्रस्ट इरोजन। किसका? वोटर्स का। कैसे? वोटर्स ने, आमतौर पे क्या होता है, अगर हमें पता चलता है कि हमारे एमपी या फिर एमएलए अगर हमने चुन के दिए तो उनके बहुत ज़्यादा चांस है मिनिस्टर बनने के, उसके वजह से सब लोग उनको ज़्यादा वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर अगर बन गए तो ऑफकोर्स ज़्यादा फंड वो लाएंगे। अब लोगों ने दिखाया ट्रस्ट विदाउट कन्विक्शन, मेयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन, हम 130वें बिल की हेल्प की मदद से मिनिस्टर साहब को निकाल रहे हैं। मतलब जो वोटर्स हैं उनका ट्रस्ट हम इरोड कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ा विश्वास के साथ उनको मिनिस्ट्री में भेजा था, उनको चुन के पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में भेजा था। हमने तो उनके साथ उनका ट्रस्ट हमने तो उनका वोटर राइट ही अंडरमाइन कर लिया, उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा इस सिस्टम से। सो ये रहे अनएथिकल एंगल्स। बट जो कि ये अनएथिकल है, हमें प्रॉब्लम तो सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एथिकल सॉल्यूशन। कैसे? प्रॉब्लम क्या है? डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज, जो कि ये पॉलिटिक्स किसी लोगों का, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, किसी पर्टिकुलर फैमिली का फिपडम बन गया,
वो हमें नहीं होने देना है। यूपी बिहार में बाहुबली कल्चर है। ये बाहुबली साहब मसल पावर के हिसाब से, मसल पावर के स्ट्रेंथ के बेसिस पे चुन के आते हैं 2-3 टर्म। उनके बाद उनके बच्चे चुन के आते हैं, उनके बाद उनके बच्चे, दिस गोज ऑन, दिस सागा रिपीट्स। हमें ये नहीं होने देना है। इसके लिए हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी अमंग द वोटर्स। उनको कहना पड़ेगा कि उन लोगों को वोट दो जिनमें आप ट्रूली बिलीव करते हैं, ना कि ऐसे लोग जो बाहुबली है, ना कि ऐसे लोग जिनके मम्मी पापा कभी सीएम पीएम या फिर एमपी एमएलए रह चुके हैं। नहीं, ये हमें पॉलिटिक्स किसी का फिक्डम नहीं बनने देना है, किसी की अपनी घर की खेती नहीं बनने देनी है। कैसे? अवेयरनेस के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड एआरसी ने कहा था कि विल हैव टू बार ऑल द क्रिमिनल कैंडिडेट्स फ्रॉम इलेक्शन इटसेल्फ। अगर ऐसा हुआ तो ये इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्रिमिनल्स आएंगे ही नहीं। और मान लो कोई अच्छा बंदा अंदर आ भी गया जो क्लीन था, क्योंकि हमने तो सिर्फ क्रिमिनल कैंडिडेट को अलाउ किया नहीं, बट जो शुभ साफ सुथरी इमेज वाला बंदा था वो अंदर आ गया, बट नाउ ही हैज बिकम क्रिमिनल। तो अगले बार उसको इलेक्शन में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का प्रावधान ही नहीं होगा, बिकॉज नाउ ही हैज बिकम अ क्रिमिनल कैंडिडेट, राइट। थर्ड इज ईसीआई ने एमएल भारती की एक कमेटी एस्टेब्लिश की थी 1997 में। उसमें उस कमेटी में रिकमेंडेशन दिया था कि जो जो भी केसेस जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है उनका रिजोल्यूशन टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। उसके लिए स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड कोर्ट्स होने चाहिए। ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं। फोर्थ इज ऑल पार्टी कॉन्सेंसस। मान लीजिए सारे पार्टी साथ में आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई भी क्रिमिनल को टिकट ही नहीं देंगे, ना हम देंगे ना आप देंगे। तो बताओ, कोई क्रिमिनल पॉलिटिक्स में आ सकता है? बट उसके लिए ऑल पार्टी कॉन्सेंसस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है। मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि नियरली। हालांकि प्रैक्टिकल प्रिज्म के थ्रू देखा जाए तो ये ट्रूली इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बट विल हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ ये नियरली इम्पॉसिबल है, ऑल पार्टी कंसेंसस। फिफ्थ, धर्म ऑफ गवर्नेंस ओथ। ये क्या है? ये थोड़ा यूनिक पॉइंट है। हम क्या करेंगे, जो कैंडिडेट्स इन प्रे है उनको एक ओथ देंगे धर्म की। व्हाट इज धर्म ओथ? इसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, अपरिग्रह मतलब नॉन पोजेशन एट द सेम टाइम। हम उनको कहेंगे कि यू विल नॉट करप्ट, यू विल नॉट प्रैक्टिस एनी, यू विल नॉट डू एनी करप्शन। अब ये वोट होगी पब्लिक सेरेमनी। सारे कैंडिडेट्स को स्टेज पे बुलाया जाएगा, जो आरओ रहेंगे, डीएम साहब रहेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे, उनके सामने उनके प्रेजेंस में सारे जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको ये ओथ दी जाएंगी। एट द सेम टाइम विल ट्राई टू मेक श्योर कि इस ओथ को लीगली इन्फोर्स किया जाए। मतलब अगर वो करप्ट पाए गए तो ऑन दैट वेरी फर्स्ट डे जब भी वो कन्विक्ट हो जाएंगे, दे विल स्टैंड टू लूज देयर place, whether it is MP, whether it is MLA or any minister. So this is what dharma of governance oath is. लास्ट इज JRS मतलब जन मित्र रेटिंग सिस्टम। इसको समझने के लिए समझ लीजिए सिबिल स्कोर। आपको पता है सिबिल स्कोर इज नथिंग बट योर क्रेडिट स्कोर। इसके बेसिस पे आपका क्रेडिट वर्दीनेस इवेल्युएट किया जाता है। अगर वो अच्छा है तो आपको लोन मिलता है, नहीं अच्छा तो आपका लोन चला जाता है। अब जन मित्र रेटिंग सिस्टम क्या है? तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ क्रेडिट स्कोर ओनली। इसको कहेंगे हम जन मित्र स्कोर। इसको कहेंगे हम जन मित्र स्कोर। कौन देगा ये स्कोर? तो देर आर मेनी एनजीओज विच आर वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे कि एडीआर। उसके उनकी मदद लेके हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। उस प्लेटफॉर्म में जो जो भी कैंडिडेट्स इन फ्रे है, मान लीजिए एक एमएलए का इलेक्शन चल रहा है और उसके अंदर 5 कैंडिडेट्स इन फ्रे है। कुछ पांचों कैंडिडेट्स की एक प्रोफाइल तैयार की जाएंगी। प्रोफाइल किसके बेसिस पे तैयार की जाएंगी? उनके उन पर कोई क्रिमिनल चार्जेस है या नहीं, उन पे उनकी फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इन तीनों को वेटेज दिया जाएगा।
इसको दिया जाएगा 50%, इसको दिया जाएगा 25, इसको 25। अब जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स हैं उनको कह दिया जाएगा नाउ यू विल हैव टू वोट। अगर उस प्लेटफॉर्म पे जो एडीआर ने बनाया है उस प्लेटफॉर्म पे पता चला एक एक कैंडिडेट पे क्रिमिनल चार्जेस है, तो क्या आप उसको पॉइंट्स दोगे? 100 में से या फिर मान लो 10 में से कितने पॉइंट्स दोगे? 4 दोगे, 5 दोगे? क्रिमिनल है फिर भी 10 देंगे। तो ऐसे पॉइंट्स जनरेट करेंगे, ऐसे पॉइंट हर कैंडिडेट गैदर करेंगे, इसका बनेगा एक फाइनल स्कोर। वो स्कोर रहेगा जनमित्र स्कोर। वो स्कोर हम ईवीएम पे जहाँ कैंडिडेट का नाम होता है ना उसके बाजू में डालेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोग विल डिसाइड ऑन स्पॉट, अरे यार इसका तो बहुत ही कम स्कोर है, इसको नहीं देते। अरे यार इसका सबसे ज़्यादा है, इसको शायद हमने वोट देना चाहिए। मतलब ये ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो जाएगा और रैशनल पद्धति से, रैशनल तरीके से भी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट जनमित्र रेटिंग सिस्टम इज। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हमने देखा कि व्हाट इज द 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके प्रावधान क्या है, एथिकल है या नहीं है, तो किस लेवल पे, नहीं है तो कौन से प्रॉब्लम्स उसमें है, और एट द सेम टाइम वी ट्राई टू गिव द एथिकल सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ decriminalization of politics, प्रॉब्लम ऑफ सॉरी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए